क्या होता अगर अंग्रेजी इतिहास की सबसे शक्तिशाली महिला एक ऐसे खतरनाक रहस्य पर शासन करती जिससे रातों रात उसका शासन समाप्त हो सकता था। 400 से अधिक वर्षों से महारानी एलिजाबेथ प्रथम वेस्टमिंस्टर एब्बे के पत्थर के फर्श के नीचे दबी हुई हैं। अछूती, अनसुलझी और आधिकारिक तौर पर अज्ञात, उनकी समाधि उनके रहस्यों पर अंतिम मुहर मानी जाती थी। लेकिन विज्ञान को अब चाबियों की आवश्यकता नहीं है। अगली पीढ़ी की एआई तकनीक का उपयोग करते हुए शोधकर्ताओं ने दावा किया कि उन्होंने एलिजाबेथ प्रथम के ताबूत को खोले बिना ही उनके संपूर्ण डीएनए का लगभग पुनर्निर्माण कर लिया है। इसका उद्देश्य उनकी रहस्यमय अंतिम बीमारी के रहस्य को सुलझाना था। इसके बजाय एआई ने कुछ ऐसा पता लगाया जो मौजूद ही नहीं होना चाहिए था। एक ऐसी गंभीर जैविक विसंगति जो तथाकथित कुंवारी रानी की पहचान को ही चुनौती देती है। यदि यह आंकड़े सटीक हैं, तो एलिजाबेथ केवल दरबारी रहस्य या राजनीतिक साजिशें ही नहीं छिपा रही थीं। हो सकता है कि वह अपने स्वयं के जैविक अस्तित्व में निहित एक सच्चाई को छुपा रही हों, जो उनकी छवि पर अत्यधिक नियंत्रण, विवाह से इनकार और उनके शासन करने के निर्मम तरीके को समझाती हो। यह खोज टुडा जीनोम परियोजना नामक एक गुप्त अंतर्राष्ट्रीय प्रयास से सामने आई है, जिसमें रिचर्ड III की पहचान से जुड़े आनुवंशिकीविद और सिलिकॉन वैली के कुलीन एआई इंजीनियर शामिल हैं। उनकी खोजें सिर्फ एलिजाबेथ प्रथम पर ही सवाल नहीं उठाती, बल्कि वे TUDA की पूरी विरासत को ही बदलने की धमकी देती हैं। और इससे पहले कि हम ये खुलासा करें कि एआई ने उनके डीएनए में क्या पाया, इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन चालू करना न भूलें, क्योंकि एक बार यह रहस्य उजागर हो गया तो इतिहास फिर कभी पहले जैसा नहीं रहेगा। असली चुनौती एलिजाबेथ के डीएनए को पढ़ना नहीं थी। असली चुनौती तो उसके करीब पहुंचना था। उनके कद की रानी का शव निकालना अकल्पनीय था। इसके लिए संसद की मंजूरी, शाही सहमति, जनता का आक्रोश आदि की आवश्यकता थी। संक्षेप में, ऐसा कभी नहीं हो सकता था। सभी का मानना था कि इसका मतलब है कि रहस्य हमेशा के लिए दफन रहेगा। इस टीम को छोड़कर बाकी सभी, जिन चीजों को अधिकांश इतिहासकार जाली और विचित्र वस्तुएं मानकर खारिज कर देते थे, अंगूठियां, दस्ताने, पत्र, शोधकर्ताओं ने उन्हें जैविक समय कैप्सूल के रूप में देखा और वे इस खोज में एक नया हथियार लेकर आए, एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता जिसे उन्होंने ग्रीक पौराणिक कथाओं के सर्वज्ञानी दानव के नाम पर आर्गस नाम दिया। 5 वर्षों तक टीम ने चुपचाप दुनिया भर की यात्रा की और प्रामाणिकता के सबसे मजबूत दावों वाली कलाकृतियों से सूक्ष्म नमूने एकत्र किए। टुकड़े नहीं, दृश्य निशान नहीं, हम धूल से भी पतली त्वचा कोशिकाओं की बात कर रहे हैं। उन्होंने 3 प्रमुख वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित किया। पहली, चेकर की अंगूठी, एक लॉकेट जिसे एलिजाबेथ शायद ही कभी उतारती थी, जिसमें उनके बालों का एक छोटा सा गुच्छा और एनी बर्लिन का चित्र होने की बात कही जाती थी। दूसरी, उनके औपचारिक दस्तानों की एक जोड़ी जिसमें अभी भी कपड़े में त्वचा की कोशिकाओं के अंश मौजूद थे। और तीसरा, फ्रांस के राजा को लिखा गया एक राजकीय पत्र जिस पर मोम की मुहर लगी थी और जिसे एलिजाबेथ ने अपने अंगूठे से दबाया था। ये नमूने अपने आप में बेहद भयावह थे। 400 साल पुराने, बुरी तरह से क्षतिग्रस्त, सदियों से अनगिनत लोगों द्वारा छुए जाने के कारण दूषित। किसी भी मानव प्रयोगशाला के लिए ये नमूने जांचने का कोई रास्ता नहीं थे। यहीं से आर्गस ने कार्यभार संभाला। उसका पहला काम छानबीन करना था। कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई ने क्षतिग्रस्त डीएनए के टुकड़ों की तुलना एलिजाबेथ के वंश, उसके दूर के चचेरे भाई रिचर्ड III और बर्लिन परिवार के पुष्ट माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए से सत्यापित आनुवंशिक प्रोफाइल से की। अरबों डेटा बिंदुओं के विश्लेषण के बाद आर्गस एक चौंकाने वाले निष्कर्ष पर पहुंचा। 99% निश्चितता के साथ मोम में फंसे बाल, त्वचा कोशिकाएं और एक उपकला कोशिका सभी एक ही महिला के थे जो सीधे ट्यूटर और कूड़ेदान से जुड़े थे। उन्होंने उसे ढूंढ लिया था। फिर आया खतरनाक हिस्सा,
जेनेटिक टेम्परल मॉडलिंग नामक प्रक्रिया का उपयोग करते हुए आर्गस ने उन टुकड़ों को एक टूटी हुई पांडुलिपि की तरह माना। 16वीं शताब्दी के हजारों यूरोपीय जीनोमों से उनकी तुलना करके इसने यह जाना कि उस सटीक समय और स्थान पर डीएनए कैसा होना चाहिए और धीरे धीरे गुणसूत्र दर गुणसूत्र रिक्त स्थानों को भरना शुरू किया। परिणाम स्वरूप महारानी एलिजाबेथ प्रथम का पूरी तरह से पुनर्निर्मित आभासी जीनोम तैयार हुआ, जो 603 में निधन हुई एक महिला के लिए एक आनुवंशिक निर्देश पुस्तिका के समान था। और इसके भीतर कुछ ऐसा छिपा था जिसे देखने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। टीम का शुरुआती लक्ष्य, जिसके आधार पर उन्हें फंडिंग मिली थी, उनकी मृत्यु के रहस्य को सुलझाना था। उनके अंतिम सप्ताह बेहद विचित्र और भयावह थे। अपने सबसे करीबी दोस्तों के गुजर जाने के बाद वह एक ऐसी अवस्था में चली गईं जिसे उनके चिकित्सक ने एक स्थायी और अपूरणीय उदासी बताया। उसने खाना खाने से इनकार कर दिया। उसने कमरे में आत्माओं की मौजूदगी की बात की, और सबसे अजीब बात यह थी कि उसने अपने बिस्तर पर लेटने से भी इनकार कर दिया। अपने आखिरी 4 दिनों में वह अपनी थकी हुई दासियों के सहारे खड़ी रही या फर्श पर रखे कुशनों पर बैठी रही। वह दर्द से कराहते हुए अपनी उंगली मुंह में रखती या उसकी ओर इशारा करती, लेकिन बोलने से इनकार कर देती। इतिहासकारों ने लंबे समय से इसका एक ही कारण बताया है, उसके मशहूर मेकअप, वेनेशियन सूज से खून में जहर फैल जाना, या बशारा यह वही प्रतिष्ठित सफेद रंग था जिसे वह अपने चेहरे पर लगाती थी, कभी कभी 1 इंच से भी अधिक मोटी परत में, ताकि चेचक के उन दागों को छुपा सके जो उसके चेहरे को बदसूरत बना देते थे। यह कॉस्मेटिक सफेद सीसा और सिरके का एक घातक मिश्रण था। बहुत से लोग यह नहीं जानते कि यह इतना संक्षारक था कि त्वचा को जला देता था, जिसका मतलब था कि नए दाग धब्बों को छुपाने के लिए उसे बार बार इसका इस्तेमाल करना पड़ता था। इससे उसके बाल भी झड़ने लगे थे, इसीलिए वह वो मशहूर लाल विग पहनती थी। यह एक दुष्चक्र था। एआई ने इसकी पुष्टि की और इससे भी कहीं अधिक जानकारी दी। सिमुलेशन ने आनुवंशिक मार्कर दिखाए जो यह संकेत देते थे कि वह भारी धातु विषाक्तता के प्रति अत्यधिक संवेदनशील थी। उसका शरीर सीसे को संसाधित और बाहर नहीं निकाल पाता था। एआई ने अनुमान लगाया कि उसका लीवर क्षतिग्रस्त और सिकुड़ गया हो, छट गया ना होता। लेकिन चौंकाने वाली बात तो यह नहीं थी। पता चला कि सीसा विषाक्तता महज एक लक्षण थी। कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई ने कुछ और ही खोजा। उनके एक्स क्रोमोसोम में छिपा एक मूल आनुवंशिक रहस्य, जो यह बताता है कि वह मेकअप क्यों करती थीं, उन्होंने कभी शादी क्यों नहीं की और अपनी छवि को लेकर इतनी जुनूनी क्यों थीं। एआई ने एक आनुवंशिक स्थिति, एक शारीरिक असामान्यता का पता लगाया, जो कुंवारी रानी के रूप में उनके पूरे जीवन को फिर से परिभाषित करती है। एआई को उनके एक्स क्रोमोसोम पर क्या मिला? एलिजाबेथ के जीवन का सबसे बड़ा रहस्य उनके उपनाम कुंवारी रानी में ही छिपा है। अपने पूरे 44 साल के शासनकाल में यही उनकी राजनीतिक पहचान थी। वह महज एक रानी नहीं थी, वह ग्लोरियाना एस्ट्रिया थी, पौराणिक कुंवारी देवी जो धरती पर लौट आई थी। जैसा कि उन्होंने खुद कहा था, उनका विवाह उनके देश से हुआ था। इस पहचान ने यूरोपीय राजनीति पर गहरा प्रभाव डाला। उन्होंने कई शक्तिशाली दूल्हों के साथ प्रेम प्रसंग रखा, जिससे वे और उनकी अपनी परिषद भी परेशान हो गईं। इनमें स्पेन के राजा फिलिप द्वितीय, उनके पूर्व बहनोई शामिल थे, जो इंग्लैंड को कैथोलिक धर्म में वापस लाने के लिए उनसे शादी करना चाहते थे। फिर फ्रांसिस ड्यूक ऑफ अंजू, एक फ्रांसीसी राजकुमार थे जिन्हें वह मेंढक कहकर पुकारती थीं। उन्होंने अपने बचपन के दोस्त और दरबारी रॉबर्ट डडली को भी दशकों तक लुभाए रखा, लेकिन उन्होंने कभी हां नहीं कही। इतिहासकारों का हमेशा से यही मानना रहा है कि यह राजनीतिक दांवपेच का एक उत्कृष्ट उदाहरण था। अविवाहित रहकर उन्होंने इंग्लैंड को विदेशी नियंत्रण से मुक्त रखा,
लगभग शादी के बंधन में बंधकर उन्होंने अपने शत्रुओं को आपस में लड़ाया और वैवाहिक गठबंधन की संभावना को अपने सबसे बड़े कूटनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। यह एक विलक्षण रणनीति थी, लेकिन एआई विश्लेषण एक अलग ही कहानी बयां करता है। यह बताता है कि यह सिर्फ एक शानदार विकल्प नहीं था, बल्कि एक जैविक आवश्यकता थी। इस अभूतपूर्व रिपोर्ट के अनुसार आर्गस एआई ने उनके एक्स क्रोमोसोम पर दुर्लभ उत्परिवर्तनों के एक समूह की पहचान की। ये लक्षण आज एंड्रोजन असंवेदनशीलता सिंड्रोम या एआईएस के नाम से जानी जाने वाली स्थिति के अनुरूप हैं। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें एक व्यक्ति आनुवंशिक रूप से पुरुष होता है, जिसमें एक एक्स और एक वाई गुणसूत्र होता है, लेकिन उसका शरीर पुरुष हार्मोन के प्रति असंवेदनशील या अंधा होता है। परिणामस्वरूप उनका शारीरिक विकास स्त्री के रूप में होता है। वे स्त्री दिखती हैं, वे स्वयं को स्त्री मानती हैं, लेकिन उनके पास गर्भाशय नहीं होता और वे संतान उत्पन्न करने में असमर्थ होती हैं। यदि यह एआई मॉडल सही है, तो इसका अर्थ है कि महारानी एलिजाबेथ प्रथम आनुवंशिक रूप से पुरुष थीं। यह एक खोज इतनी चौंकाने वाली है कि इसे समझना कठिन है। यह सब कुछ बदल देती है। उनकी संपूर्ण राजनीतिक पहचान महज एक रणनीति नहीं थी, यह एक जैविक रहस्य को छिपाने का एक सुनियोजित और जीवन भर का प्रयास था, जो निस्संदेह उसे बर्बाद कर देता। 16वीं शताब्दी में किसी भी शासक, विशेषकर महिला शासक का सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य होता था कि वह एक वैध और स्वस्थ उत्तराधिकारी पैदा करे ताकि वंश को मजबूती मिल सके। यदि एलिजाबेथ का रहस्य उजागर हो जाता तो यह न केवल उसे कमजोर करता, बल्कि उसके शासनकाल का अंत भी हो जाता। उसकी प्रतिद्वंद्वी, विशेषकर स्कॉटलैंड की रानी मैरी, जिसका एक स्वस्थ पुत्र जेम्स था, इस रहस्य का उपयोग उसे राक्षस, अयोग्य और अप्राकृतिक घोषित करने के लिए करती। रातों रात गृहयुद्ध छिड़ जाता। उनका पूरा शासनकाल शुरू होने से पहले ही समाप्त हो जाता। इसलिए उन्होंने और उनके सबसे भरोसेमंद सलाहकारों, जैसे उनके जासूस प्रमुख फ्रांसिस वाल्सिंघैम और उनके मुख्यमंत्री विलियम सील, ने एक नई पहचान बनाई। वह मां नहीं बन सकीं, इसलिए एक पौराणिक हस्ती बन गईं। उन्होंने अपनी शारीरिक कमजोरी को अपनी सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत में बदल दिया। दरअसल इससे उनकी दिखावट के प्रति उनके जुनून का भी पता चलता है। वह सफेद लेड मेकअप सिर्फ चेचक के निशानों के लिए नहीं था। उन्हें 1562 में पहली बार चेचक का गंभीर संक्रमण हुआ था, जो इतना बुरा था कि वे अस्थायी रूप से अंधी हो गईं और उनका चेहरा बुरी तरह से बिगड़ गया था। लेकिन कृत्रिम बुद्धिमत्ता से पता चलता है कि उनकी आनुवंशिक स्थिति के अन्य शारीरिक दुष्प्रभाव भी हो सकते थे। आर्गस की रिपोर्ट में कहा गया है कि उनके सभी चित्रों में दिखाई देने वाली उनकी प्रसिद्ध लंबी और आकर्षक उंगलियां इस स्थिति का एक सामान्य शारीरिक लक्षण है। चेहरे पर मोटी परत में लगा सीसा रंग मानो किसी मुखौटे की तरह दिखावा नहीं था। यह एक कवच था। यह उनके शारीरिक स्वरूप को छिपाने, अपूर्णता या मर्दानगी के किसी भी संकेत को मिटाने और दुनिया के सामने एक परिपूर्ण, अछूत, उभयलिंगी छवि प्रस्तुत करने का एक तरीका था। जरा सोचिए, स्पेनिश सेना के आने पर टिलबरी में अपनी सेना को संबोधित करते हुए उन्होंने जो सबसे प्रसिद्ध कथन कहा था वह यह था, मेरे पास एक राजा का हृदय और साहस है, और वह भी इंग्लैंड के राजा का। कई लोग इस नए सिद्धांत को लेकर उत्साहित हैं। उनका मानना है कि यह उनका एक गुप्त शाब्दिक सत्य था। वह दुनिया को बता रही थी कि उसका शरीर, उसकी जैविक संरचना अलग है। यह एक ऐसा रहस्य था जिसे उसे हर कीमत पर सुरक्षित रखना था। इस रहस्य ने उनके जीवन, उनके शासनकाल और उनके प्रसिद्ध एकांत को परिभाषित किया। उन्होंने कभी किसी को इतना करीब नहीं आने दिया कि कोई सच्चाई जान सके। यह रहस्य ही इतिहास बदलने के लिए काफी है। लेकिन जैसे जैसे एआई ने उनके कोड का विश्लेषण जारी रखा, उसे एक और भी बड़ा रहस्य मिला। एक ऐसा रहस्य जो केवल उनकी स्थिति के बारे में नहीं, बल्कि उनके वंश के बारे में था। क्या एलिजाबेथ वास्तव में तुड़ा वंश की थी?
यही सबसे बड़ा रहस्य है। यही वह खोज है जिसने इतिहासकारों और राजसी विशेषज्ञों को पूरी तरह से स्तब्ध कर दिया है। एआई टीम ने केवल उनके स्वास्थ्य की ही जांच नहीं की, उसने उनकी विरासत का भी अध्ययन किया। उसने तुड़ा वंश में उनके स्थान की पुष्टि करने के लिए उनके पैतृक और मातृवंश का विश्लेषण किया, और इसने जो खोजा है वह 450 वर्षों से चले आ रहे एक बड़े घोटाले को उजागर करता है। स्पष्ट शब्दों में कहें तो एआई ने उसकी मां के वंश की पुष्टि की। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, जो कि एक महिला से दूसरी महिला में केवल मां से ही प्राप्त होने वाली आनुवंशिक जानकारी है, बर्लिन परिवार के साथ पूरी तरह मेल खाता था। इसमें कोई शक नहीं कि वह महारानी एनी बर्लिन की बेटी थीं। असल में यह घोटाला उनके पिता की तरफ से है। दरअसल राजा हेनरी अष्टम ने अपने देश को तहस नहस कर दिया था। उन्होंने कैथोलिक चर्च से नाता तोड़ लिया, मठों को भंग कर दिया और एक वैध पुरुष उत्तराधिकारी पाने की सनक में 6 अलग अलग पत्नियां रखीं। उनका पूरा जीवन टुडा वंश को सुरक्षित रखने और उसे जारी रखने के लिए समर्पित था। उन्होंने एलिजाबेथ की मां एनी बर्लिन को गिरफ्तार करवाया और फिर उन पर बेवफाई और राजद्रोह के झूठे आरोप लगाकर उन्हें लंदन टावर में फांसी दे दी। उसने दावा किया कि उसके अपने भाई समेत 5 अलग अलग पुरुषों के साथ संबंध थे। इतिहास ने हमेशा इसे घिनौने झूठ के रूप में देखा है, एक अत्याचारी राजा की राजनीतिक चाल, ताकि वह अपनी तंग आ चुकी पत्नी से छुटकारा पाकर अपनी नई पत्नी जेन सीमोर के लिए रास्ता बना सके। लेकिन एआई रिपोर्ट ने इस पूरी कहानी में एक बड़ा उलटफेर कर दिया है। आनुवंशिकीविद ने एलिजाबेथ के आभासी जीनोम का मिलान टुडा वंश के स्थापित वाई गुणसूत्र मार्करों से किया। वाई गुणसूत्र पुरुषों के माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के समान होता है। यह पिता से पुत्र में लगभग अपरिवर्तित रूप से स्थानांतरित होता है। उनके पास रिचर्ड तृतीय के पुष्ट शरीर और टुडा परिवार के अन्य ज्ञात पुरुष वंशजों और रिश्तेदारों से ये आनुवंशिक मार्कर मौजूद थे। परिणाम, कोई मिलान नहीं, 0। आइए इस बात को पूरी तरह स्पष्ट कर लें। एलिजाबेथ की निजी वस्तुओं से प्राप्त डीएनए अंशों पर आधारित एआई सिमुलेशन ने निष्कर्ष निकाला है कि राजा हेनरी अष्टम उनके जैविक पिता नहीं थे। इसके परिणाम इतने व्यापक हैं कि उन्हें समझना लगभग असंभव है। इसका अर्थ यह होगा कि महारानी एलिजाबेथ प्रथम, जिन्हें अंग्रेजी इतिहास की सर्वोत्कृष्ट शासक माना जाता है, तुड़ा वंश की प्रतीक, वह शासक जिन्होंने एक पूरे युग को अपना नाम दिया, वास्तव में तुड़ा वंश की नहीं थीं। इसका अर्थ यह होगा कि सिंहासन पर उनका कोई वैध दावा नहीं था। उस समय के कानूनों के अनुसार वह सत्ता हथियाने वाली थीं। इसका अर्थ यह होगा कि उनकी माता एनी बर्लिन राजा के प्रति बेवफा थीं, ठीक वैसे ही जैसे राजा ने दावा किया था। यह उनके पूरे जीवन को ही नया रूप दे देता है। क्या उसे पता था? यह पूरी तरह संभव है। उसके पिता हेनरी ने उसे नाजायज घोषित कर दिया था, और जब वह महज 2 साल की थी तब उसकी मां को फांसी दे दी थी। उसने अपना पूरा बचपन उत्तराधिकार की पंक्ति में वापस आने के लिए संघर्ष करते हुए बिताया। एक ऐसी राजनीतिक हस्ती जिसे किसी भी क्षण दरकिनार किया जा सकता था। कई लोग इस नए सिद्धांत को लेकर बहुत उत्साहित हैं। वे उसकी अथक लगन, उसकी अविश्वसनीय बुद्धिमत्ता और उसके दृढ़ संकल्प की ओर इशारा कर रहे हैं। यह सब उस गुप्त भयावह ज्ञान से प्रेरित था कि वह एक नकली थी। उसे यह साबित करना था कि वह योग्य है, भले ही उसका खून असली ना हो। तो अगर हेनरी पिता नहीं था तो कौन था? एआई रिपोर्ट में उनका नाम नहीं बताया गया है, लेकिन इसमें यह उल्लेख किया गया है कि पिता के डीएनए मार्कर एनी बर्लिन के करीबी लोगों के एक कुलीन परिवार से काफी मेल खाते हैं। लंबे समय से प्रचलित अफवाहों के अनुसार 2 पुरुष इस मामले में प्रमुख दावेदार हैं। सबसे पहले हेनरी अष्टम से पहले एनी को प्यार करने वाले नॉर्थम्बरलैंड के अर्ल हेनरी पर्सी की नजर उस पर पड़ी, और दूसरे मार्क स्मीन नाम के एक दरबारी संगीतकार की। कई लोगों ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि स्मीन उन लोगों में से एक था जिन्हें एनी के साथ फांसी दी गई थी। उस समय
इतिहासकारों का मानना था कि वह एक बेचारा व्यक्ति था जिसे यातना देकर झूठा बयान दिलवाया गया था, लेकिन एआई के इस डेटा से पता चलता है कि वह शायद सच कह रहा था। यह रहस्य एक बेहद बड़ा राजनीतिक बम था। अगर यह उजागर हो जाता तो इसका मतलब होता उसका तुरंत पतन और मृत्युदंड। यह एक ऐसा रहस्य था जिसे वह और उससे पहले उसकी मां अपने साथ कब्र में ले गईं। लेकिन एआई का काम अभी खत्म नहीं हुआ था। उसका आखिरी झटका एलिजाबेथ के जीवन से जुड़ा नहीं था, यह उनकी मृत्यु के बारे में था। शोध दल ने एक अंतिम प्रयोग किया जिसे उन्होंने आभासी शव परीक्षण नाम दिया। पुनर्निर्मित जीनोम का उपयोग करते हुए आर्गस ने एलिजाबेथ के शरीर, उनके अंगों, रक्त रसायन, तंत्रिका तंत्र और चयापचय की एक सटीक डिजिटल प्रतिकृति बनाई। फिर इसने उसके अंतिम सप्ताहों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया, और जो खुलासा हुआ उससे बीमारी की नहीं बल्कि एक साजिश की ओर इशारा मिला। आधिकारिक कहानी हमेशा से ही विश्वसनीय लगती रही है। एलिजाबेथ 69 वर्ष की थीं, उम्र के हिसाब से काफी बुजुर्ग। वह गहरे शोक में डूबी हुई थीं। उनकी चचेरी बहन और सबसे करीबी साथी कैथरीन कैरी का अभी अभी निधन हुआ था, और वह एसेक्स के अर्ल रॉबर्ट डियरू के विद्रोह और फांसी से अभी भी सदमे में थीं। दशकों के तनाव, खराब स्वास्थ्य और सीसा आधारित मेकअप के अत्यधिक उपयोग को भी इसमें जोड़ दें तो कारण पूरी तरह स्पष्ट हो जाता है। उसके आखिरी दिनों में अजीबोगरीब हरकतें होती रहीं। वह लगभग 4 दिनों तक सीधी खड़ी रही, लेटने से इनकार करती रही और बार बार अपने मुंह की ओर इशारा करती रही। इन सब को बुखार से होने वाले भ्रम और सीसा विषाक्तता का असर बताकर टाल दिया गया। उसके काले दांतों को इसका कारण बताया गया और उसकी उलझन को नजरअंदाज कर दिया गया। लेकिन आर्गस इससे सहमत नहीं था। एआई ने वेनिस के सेरुस से एलिजाबेथ द्वारा अवशोषित सीसे की सटीक मात्रा का अनुकरण किया। हां, सीसे ने उसके लीवर को नुकसान पहुंचाया और उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर किया। लेकिन मॉडल ने कुछ महत्वपूर्ण बात दिखाई जो उसके लक्षणों को पूरी तरह से समझा नहीं पाई। न तो मांसपेशियों में तेज दर्द, न लेट पाने की असमर्थता, न ही मुंह में जलन। कुछ और भी था। इसलिए आर्गस ने पूरी विश्व विज्ञान जांच की। उसके आभासी शरीर पर हजारों जात झरों का परीक्षण किया गया और एक संकेत मिला। जो परिणाम सामने आया वह रोंगटे खड़े कर देने वाला था। यह एक दुर्लभ, परिष्कृत, हत्यारे द्वारा तैयार किया गया जहर था जिसमें एटवुल्फ्स बेन और ट्रोपेलाडोना डेडली नाइटशेड शामिल थे। यह आर्सेनिक जैसा साधारण जहर नहीं था। यह सूक्ष्म, चालाक और शैतानी था। सिमुलेशन में बेलाडोना की थोड़ी मात्रा से बुखार, त्वचा का लाल होना, भ्रम और प्रलाप जैसे लक्षण दिखाई दिए जो प्राकृतिक बीमारी की हूबहू नकल थे। वहीं वुल्फ्सबेन धीरे धीरे और चुपचाप काम करते हुए तंत्रिका तंत्र पर हमला कर रहा था। इसकी शुरुआत मुंह में जलन और झुनझुनी वाले दर्द से हुई, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि एलिजाबेथ क्यों बार बार मुंह की ओर इशारा कर रही थी और बोल नहीं पा रही थी। फिर असहनीय मांसपेशियों में जकड़न और नसों में दर्द हुआ, जिससे लेटना भी मुश्किल हो गया। खड़े रहना ही एकमात्र राहत थी। अंततः कई दिनों के अंतराल में जहर ने उसकी श्वसन प्रणाली को पूरी तरह से ठप कर दिया। एलिजाबेथ की मृत्यु सोते समय नहीं हुई। मॉडल के अनुसार उसे धीरे धीरे दम घोंटकर मारा गया। वह पूरी तरह से होश में थी, लेकिन बोलने में असमर्थ थी। जहर इतना परिष्कृत था कि 1963 में किसी भी चिकित्सक को इसके लक्षण पता नहीं होते। यह बीमारी नहीं थी, यह हत्या थी। एआई हत्यारे का नाम नहीं बता सकता, लेकिन संदिग्धों की सूची बेहद छोटी है, जो चिंताजनक है। क्या ये विदेशी दुश्मन, स्पेनिश या वेटिकन एजेंट थे जो आर्माडा और इंग्लैंड के प्रोटेस्टेंट रुख से नाराज थे? संभव है, लेकिन आंकड़े घरेलू साजिश की ओर इशारा करते हैं। स्कॉटलैंड के जेम्स उत्तराधिकारी बनने की प्रतीक्षा कर रहे थे। क्या वे अधीर हो रहे थे? या सबसे भयावह सिद्धांत यह था कि सर रॉबर्ट सील, उनके जासूसों के सरदार, उनके सबसे भरोसेमंद सलाहकार के बेटे,
एक ऐसे व्यक्ति जो पहले से ही जेम्स के साथ गुप्त रूप से पत्राचार कर रहे थे और सत्ता के सुचारू हस्तांतरण की व्यवस्था कर रहे थे। क्या उन्होंने एक उम्रदराज शोकग्रस्त रानी को एक खतरे के रूप में देखा? क्या उन्होंने अनिश्चितता के बजाय शांतिपूर्ण अंत को चुना? सच्चाई यही है, यह अभी भी एक सिमुलेशन है, कोई शव नहीं। यह वास्तविक डीएनए, वास्तविक कलाकृतियों और वास्तविक ऐतिहासिक अभिलेखों के आधार पर किया गया एक बेहद सटीक अनुमान है। लेकिन परेशान करने वाली बात यह है कि सब कुछ सटीक बैठता है। लक्षण, गोपनीयता, समय, राजनीति और जीवन भर छिपे हुए सत्य। तो क्या कोई महत्वपूर्ण जानकारी छूट गई है? या मैंने 400 साल पुराने अनसुलझे मामले को सुलझा दिया है? एक बात तो स्पष्ट है, कुंवारी रानी इतिहास में जितनी मानी गई है उससे कहीं अधिक जटिल, कहीं अधिक दुखद और कहीं अधिक शक्तिशाली थी। वह केवल विदेशों में दुश्मनों से नहीं लड़ रही थी, वह अपनी ही जैविक संरचना, अपने ही वंश और अंत में एक छिपे हुए हत्यारे से लड़ रही थी।